हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। तो इस प्रकार हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं और ये जो हमारी कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 11 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं उन सब की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप पहली बार अपने इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप YouTube चैनल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर आपको क्लिक करना है तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो पहली न्यूज़ आपके सामने दिखाई दे रही है, 72 मेंबर्स एनडीए मिनिस्ट्री टेक्स चार्ज। 72 सदस्यीय एनडीए मंत्रिमंडल ने कार्यभार संभाल लिया है। आप सभी को पता है हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं। इन चुनावों का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। उन्होंने 293 सीटें जीती। इस एनडीए की सरकार अब बनी है और इनके मुख्य नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी चयनित किए गए हैं। अभी उन्होंने 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है और उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है ना। और ऐसा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में वो ऐसे दूसरे नेता हैं। अब उस एनडीए के मंत्रिमंडल की बात करें तो उनमें से 72 सदस्यों ने कार्यभार संभाला है, जिनमें से 61 मंत्री भाजपा के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। 11 सदस्य जो बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं इस एनडीए गठबंधन के, उनसे संबंधित हैं। अब जब बात करते हैं, 24 ऐसे सदस्य हैं जिनको, यानी कि जैसे सदस्य तो क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे 24 राज्य हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिला है सरकार में, यानी कि इस एनडीए की सरकार में 24 राज्यों से सांसद लिए गए हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं, 43 मंत्री ऐसे हैं जो तीसरी बार सांसद बने हैं, 27 मंत्री ओबीसी से हैं, 10 मंत्री एससी हैं और 5 एसटी हैं। ठीक है, तो ये द हिंदू की न्यूज है। यहां पर आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक द ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म ऑन संडे अलोंग विद 71 अदर मेंबर्स। तो अपने साथ में 71 अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइन कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में
हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद कुछ दस्तावेजों पर साइन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको बताना है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र मोदी। तो अब आप ये बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। पहला कथन पढ़ के देखो एक बार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही है। तो आप कहेंगे जी हाँ, पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये आप सभी को पता है 26 मई 2014 को एनडीए की सरकार बनी थी और भाजपा के नेता श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लिए थे। उसके बाद में जब लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए तब भी एनडीए की सरकार बनी और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। बहुमत हासिल करते हुए उन्होंने 303 सीटें जीती थी। अब तीसरा कार्यकाल जो हुआ यानी कि तीसरी बार लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 में, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें जीतकर बहुमत साबित किया। फिर एनडीए गठबंधन ने यानी कि इनके सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी को अपना मुख्य नेता घोषित किया। और उन आपको पता है जो मुख्य नेता होते हैं, लोकसभा सदन के नेता होते हैं, वही तो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है। हमें तो वो टिक करना है जो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब हम बीजेपी की बात कर रहे होते हैं, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था तो कितने सांसद बने? 2 सांसद बने थे। और वो 2 सांसद कहां कहां से थे? एक तो गुजरात से थे और एक आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहां पे क्या लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1990 को हुआ। यह पॉइंट गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसका गठन 1990 में नहीं बल्कि 1980 में हुआ था। तो तीसरा पॉइंट आपको टिक करना है। एक सेकंड, तीसरा पॉइंट आपको टिक करना है तो आप टिक करेंगे थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि ये सही नहीं लिखा हुआ है। तो जिन्होंने सी पॉइंट लिखा होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ के देखो। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ तक जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। यहां पर थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है, ज्यादा हम गहराई में यहां पर नहीं जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा जब हम समझते हैं आरएसएस के बारे में, आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी, वो आरएसएस के प्रथम सरसंघ चालक थे। द्वितीय सरसंघ चालक कौन बने? तो आपको पता है जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध रहे, गुरुजी, ठीक है ना, डॉक्टर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उनकी मदद से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ, इस जनसंघ की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो किसने की थी, तो नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे और उस समय वो केंद्रीय उद्योग मंत्री थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया 19 अप्रैल 1950 को और बाद में उन्होंने इस जनसंघ की स्थापना की। 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए। उन आम चुनावों में जनसंघ पार्टी ने भी क्या है, अपने सांसदों को खड़ा किया। हालांकि उस समय जनसंघ के पास कितनी सीटें आई? 3 सीटें आई थी। करते करते समय बीतता चला गया और आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी और फिर एक नया मोड़ हमें देखने को मिला 1975 में। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगा दी गई, इमरजेंसी। तो उस इमरजेंसी में क्या हुआ था, जो जितने भी कांग्रेस के विपक्षी नेता थे सभी ने एक साथ आने का निर्णय किया। उन्होंने कहा जैसे भी हैं हमारी विचारधारा अलग है
लेकिन हम इस प्रकार जो ये डिक्टेटरशिप है इसे हम लागू नहीं होने देना चाहते। इमरजेंसी इसके कई अलग अलग प्रभाव भी पड़े। इसी वजह से फिर एक नई पार्टी बनकर उभरी जिसे हम कह देते हैं जनता पार्टी। इस जनता पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण माना जाते हैं। इस जनता पार्टी की स्थापना में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, बाबू जगजीवन राम, जनसंघ से आए हुए कुछ नेता थे। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, सॉरी। तो इसमें क्या है, जनसंघ से आए हुए कुछ नेता थे। उन जनसंघ से आए हुए कुछ नेताओं की बात करें तो दो नेता बड़े प्रमुख रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। फिर कुछ समय के बाद इस जनता पार्टी में एक मुद्दा बना सदस्यता को लेकर कि जो भी जनता पार्टी में आरएसएस के लोग आए हैं उनको आरएसएस का पद त्यागना होगा या फिर जनता पार्टी का पद त्यागना होगा। यानी कि वो एक सदस्य बनकर रह सकते हैं या जनता पार्टी के या आरएसएस के। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस समय आपको पता है मुख्य नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी उस समय मुख्य नेता थे। उन्होंने कहा कि हम आरएसएस को नहीं त्यागेंगे, हम जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। फिर जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। जनता पार्टी दो भागों में बंट गई थी। आपको पता है यहीं से क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ। भारतीय जनता पार्टी का उद्भव कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1980। इस भारतीय जनता पार्टी ने जब इलेक्शन लड़े तो इनको केवल 2 सीटें आई थी। हालांकि जनसंघ की स्थापना जब हुई तो 3 सीटें इन्होंने जीती। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो 1 सीट कम हो गई। इस भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे, दूसरे अध्यक्ष आडवाणी जी रहे। ठीक है ना। तो बाकी कहानी आपको एक अलग से क्लास में पूरी बता देंगे कि कैसे कैसे वो कहानी थी। जनता पार्टी के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। और इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे, मोरारजी देसाई ही थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूएस कॉल्स फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम कह देते हैं यूएनएससी, वोट ऑन बैकिंग गाजा सीज फायर प्लान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा युद्ध विराम योजना का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मतदान की मांग की। एट लीस्ट 274 पैलेस्टीनियन वर किल्ड एंड हंड्रेड्स मोर वर वाउंडेड इन द इजराइल रेड दैट रेस्क्यूड 4 होस्टेज हेल्ड बाय हमास। हमास ने इजराइल के 4 लोगों को बंदी बना लिया था। इजराइल ने अपने उन 4 लोगों को छुड़ाने के लिए हमला किया। उसमें 274 फिलिस्तीनी मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। अमेरिका ने रविवार को घोषणा की कि उसने इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के साथ तत्काल युद्ध विराम की योजना का समर्थन करने वाले अपने मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मतदान का अनुरोध किया है, इमीडिएट सीज फायर के लिए। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता नेट इवांस ने मतदान की तारीख को तो निर्दिष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से मतदान की ओर बढ़ने का आह्वान किया है ताकि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करें, जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो। अब बात हो रही है यूएनएससी के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसी यूएनएससी में गुहार लगाई है, यानी कि मांग की है कि वोटिंग होनी चाहिए। अब आप इस यूएनएससी के बारे में बताएंगे। आपको सभी को पता ही है कि इस यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, जिनमें से 5 सदस्य होते हैं परमानेंट, यानी कि स्थायी सदस्य होते हैं 5, और बाकी जो बच गए हैं 10 वो होते हैं नॉन परमानेंट। उनको क्षेत्रीय आधार पे चुना जाता है। आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं। वो जल्दी से आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे।
अगर आपने इसमें लिखा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन, तो आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया है तो अति उत्तम। यही 5 देश हैं जो यूएनएससी में स्थायी सदस्य देश हैं। इन पांचों देशों के पास में क्या है? वीटो पावर है। मान के चलो इस यूएन में कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाना है तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इन पांचों की सहमति अनिवार्य है। मान के चलो कोई भी एक ए प्रस्ताव है, इस ए प्रस्ताव को पास करना है तो पांचों अगर सहमति देंगे तभी ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। अगर इन पांचों में से किसी भी एक ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पर रोक लगा दी तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, यानी कि सभी की सहमति अनिवार्य है। तो भारत भी इस यूएनएससी का सदस्य बनना चाहता है। बाकी अगर सभी राजी हो भी जाएं भारत के लिए, लेकिन चीन जो है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भारत यूएनएससी का सदस्य बने। इसी वजह से वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए हर बार इस प्रस्ताव को मना भी करता रहता है। अब हम यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की बात करें तो यहां पर ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं 5 मेंबर्स, ठीक है ना। ये है परमानेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चाइना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये फ्रांस का, ये रशियन फेडरेशन का और ये यूनाइटेड किंगडम की महिला हैं। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे यहां पर ये 10 मेंबर्स, ये नॉन परमानेंट हैं। इनकी नियुक्ति बदलती रहती है, इनका चयन होता है क्षेत्रीय आधार पे। वर्तमान में अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके हाथों में है तो माल्टा देश के हाथों में है अप्रैल 2024 से। और ये माल्टा का राष्ट्रीय ध्वज आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। और यहां पर क्या है? सिरिलियोनी, स्लोवेनिया। तो इस प्रकार के ये 10 मेंबर हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इस प्रकार आपकी इस कक्षा का ये पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज क्या खास है उसी के बारे में बातें करेंगे। आज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टुडे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। ये चेहरा आपने भारतीय राजनीति में जरूर जरूर देखा होगा। इनका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, ठीक है ना। इनका जन्मदिन है आज। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 11 जून 1948। कौन से गांव में? फुलवरिया गांव से संबंध रखते हैं ये, जो कि बिहार में है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय एक डायलॉग चला करता था, बच्चे थे पता तो होता नहीं था, ऐसे बोल देते थे कि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कौन सी देवी का कौन सा प्रसाद है। तो जैसे आपको पता है इनकी पत्नी का नाम क्या है? राबड़ी देवी। तो इसका आंसर होता था कि राबड़ी देवी का लालू प्रसाद है। तो ये बचपन की कुछ कहानियां थी। तो ऐसे ऐसे डायलॉग चला करते थे, बच्चों को बहला दिया जाता था। तो ये हमारे भारतीय राजनेता रहे। बिहार की राजनीति में इनका एक अलग मुकाम है, ठीक है। इनकी बोलने की शैली के लिए बड़े मशहूर हैं। और चलिए आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। जल्दी से बताएंगे। लालू प्रसाद यादव
जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नहीं हैं। तो फिर ये जनता दल यूनाइटेड किससे संबंधित है? तो ये तो नीतीश कुमार से संबंधित है ना। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 में, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने कितनी सीटें हासिल की हैं? तो 12 सीटें हासिल की हैं। और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं ये नीतीश कुमार, इनको भी कैबिनेट में जगह मिली है। जब हम बात करें लालू प्रसाद के बारे में, तो लालू प्रसाद की जो पार्टी है उसका क्या नाम है? उसका नाम जनता दल यूनाइटेड नहीं है, बल्कि उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। इस राष्ट्रीय जनता दल ने, इसको वैसे बोल देते हैं आरजेडी, इसने लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें हासिल की है? 4 सीटें जीती हैं इस पार्टी ने। और इस पार्टी का ये जो चुनाव चिन्ह है वो यहां पर आप देख सकते हैं, लालटेन है ये बनी हुई, है ना। तो ये इनका चुनाव चिन्ह है। इस पार्टी के अध्यक्ष हैं ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के। अब पहला पॉइंट तो हो गया गलत, अब दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहला कार्यकाल 1990 से 1995 तक रहा, दूसरा कार्यकाल 1995 से 1997 तक रहा। तो दूसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। आप कहेंगे पहला पॉइंट गलत है, दूसरा ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ो। लालू प्रसाद यादव डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री रहे। आप कहेंगे जी हां, बिल्कुल ठीक बात है, ये रेल मंत्री रहे थे। भारतीय, अगर हम बात करें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा और तीसरा आपका क्या रहेगा? ठीक रहेगा। पहला पॉइंट गलत है, तो सॉरी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ओनली 2 एंड 3 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे यहां पर 2 गठबंधन की चर्चा हुई है, एक का नाम लिया गया एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक अभी जिक्र हुआ है यूपीए का, ठीक है। जिस एनडीए की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका नेतृत्व किसके हाथों में है? तो इसका नेतृत्व बीजेपी के हाथों में है। इस एनडीए गठबंधन की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में की गई थी। और ये जो है यूपीए, इस यूपीए का नेतृत्व कौन सी पार्टी करती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की शुरुआत 2014 में हुई थी। और जब 2004 की बात है, 14 में नहीं कहेंगे, क्योंकि 2004 में कौन बने थे प्रधानमंत्री? तो नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, इस गठबंधन के, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोलेंगे। तो इस यूपीए सरकार का नेतृत्व किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। उस समय रेलवे मंत्री बने थे कौन? नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। तो इस प्रकार दूसरा और तीसरा पॉइंट ठीक रहेगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट गलत लिखा हुआ था। अब हम चलते हैं, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। ये एक वीर क्रांतिकारी रहे हमारे भारतवर्ष के, ठीक है ना, वीर क्रांतिकारी। इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस रहा था, अगर आपने सुना भी हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। और यही डायलॉग एक अच्छा, एक प्रेरणा का केंद्र बना। राम प्रसाद बिस्मिल के लिखे हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई थी। आज तक भी ये डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। अंग्रेजों से भारत की आज़ादी लेने के लिए ऐसी चिंगारी इन्होंने इनके शब्दों में छोड़ दी थी कि वो ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। इनकी क्या है, आज जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था?
11 जून 1897 को इनका जन्म हुआ। कहां पे? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर कहां पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है। और बाद में फिर इनको फांसी दे दी गई थी 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। कहां पे? गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में। जब आपसे ये पूछा जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित हैं, तो आपको पता है काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे काकोरी कांड का नाम दिया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य को दहला दिया था इन्होंने। उस काकोरी कांड से काकोरी षड्यंत्र केस भी कह दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि वो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? काकोरी एक गांव का नाम है, काकोरी एक जगह का नाम है, ठीक है ना। तो उस काकोरी नामक जगह पे ट्रेन को लूटा गया था। उस ट्रेन को लूटने का प्लान जो बनाया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। दिन था 9 अगस्त 1925 का। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन में से खजाना चोरी कर लिया। इसे काकोरी कांड भी कहा जाता है और बाद में इसे एक नया नाम दिया था, काकोरी ट्रेन एक्शन। उस खजाने को लूटकर भारतीय क्रांतिकारी वीरों ने आजादी के लिए उसे प्रयोग में लाया। ठीक है, ये 1925 की बात है। इस खजाने को लूटने का विचार इन्हीं का ही था, राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में इनके और साथी कौन रहे? राम प्रसाद बिस्मिल, इनके इस कार्य में नाम आता है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां। एक नाम आता है राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र सान्याल, और एक नाम आपने और भी सुना होगा, मनमथ नाथ गुप्त। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनको भी फांसी दे दी गई इस ट्रेन एक्शन के बाद। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी दे दी गई थी। जब हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, इनको फांसी कहां दी गई थी? गोरखपुर जेल में। यह बात है 19 दिसंबर 1927 की। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी पर लटका दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अशफाक उल्ला खां को भी 19 दिसंबर 1927 को ही फांसी पर लटकाया गया। लेकिन इनको कौन सी जेल में फांसी दे दी गई थी? तो नाम आता है फैजाबाद जेल का। जेल अलग अलग थी, तारीख सेम थी। राजेंद्र लाहिड़ी को इन दोनों से 2 दिन पहले फांसी पर लटकाया गया था। दिन था 17 दिसंबर 1927 का। और राजेंद्र लाहिड़ी को कौन सी जेल में फांसी दे दी गई थी? गोंडा जेल में। इस प्रकार ये वीर क्रांतिकारी काकोरी कांड के बाद में फांसी पर लटका दिए गए। सचिंद्र सान्याल को उम्र कैद हुई, यानी उम्र भर इनको कैद में रहना पड़ा। मनमथनाथ गुप्त जो थे इनको भी पकड़ लिया गया और इनको 14 साल की सजा हुई। 14 साल इनको कैद में रहना पड़ा। ठीक है, तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित कुछ नाम मैंने आपको बताए। आज वीर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। ऐसे वीर क्रांतिकारियों की वजह से ही हम आज़ादी हासिल कर पाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कनक रेले। कनक रेले जो हैं इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब आपको इनकी फोटो देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार का इनका अंदाज है। तो आप ये बताइएगा कि डॉक्टर कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। फिर बाद में थोड़ा सा इनके बारे में हम बातें भी कर लेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना मोहिनी अट्टम, तो आपका बिल्कुल ठीक है। ये मोहिनी अट्टम की एक बेहतरीन नृत्यांगना रही। और जब हम इस मोहिनी अट्टम के बारे में बात करते हैं, ये कौन से क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो मूल रूप से यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
जब हम बात करते हैं कथकली के बारे में, कथकली भी कहाँ का है? ये भी केरल का ही है। कच्चीपुड़ी ये कौन से राज्य का है मूल रूप से? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और भारतनाट्यम के बाद में अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। आप कमेंट में बताएंगे कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब आ जाते हैं हम कनक रेले के बारे में जानने के लिए। कनक रेले का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 11 जून 1937 को। कहाँ पे? गुजरात में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 22 फरवरी 2023 को इनकी मृत्यु हो गई थी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इनका कर्म क्षेत्र कौन सा रहा? तो शास्त्रीय नृत्य। और कौन सा नृत्य था इनका? तो अभी मैंने बताया, मोहिनी अट्टम। ठीक है ना? तो जब हम बात कर रहे होते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, तो एक नाम आता है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान से इनको 2006 में सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया। और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। ठीक है? पद्म भूषण से सम्मानित होने के 10 साल बाद 2023 में इनकी मृत्यु हो गई। क्लासिकल डांस के क्षेत्र में अपने इस मोहिनीअट्टम के नृत्य में इन्होंने एक नई जान फूंकी थी। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री के सम्मान से भी सम्मानित किया था, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, 1990 की बात है ये। लगभग 8 दशक लंबे करियर में शास्त्रीय नृत्य को इन्होंने एक नई ऊंचाई पर ले जाने का ये कार्य किया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। आज इनकी जयंती है, इनको भी हम शत शत नमन करते हैं। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो चलिए, इनका नाम है मिहिर सेन। मिहिर सेन आपने नाम जरूर सुना होगा। एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लेता हूं, फिर आपके सामने इनसे संबंधित कुछ बातें रखेंगे। मिहिर सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आपको यह बताना है किस खेल से संबंधित हैं मिहिर सेन। जल्दी जल्दी से बताएंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं वैसे। अगर आपने लिखा होगा ना तैराकी तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये स्विमिंग किया करते थे मिहिर सेन। मिहिर सेन का जन्म 16 नवंबर 1930 को हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना? पश्चिम बंगाल। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 11 जून 1997 को। ये भी कहां पे? पश्चिम बंगाल में हुई। भारत के लिए इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया और भारत के प्रसिद्ध तैराक थे। और तैराक ऐसे वैसे नहीं थे ये कि थोड़ी बहुत तैराकी कर ली, बल्कि लंबी दूरी तय किया करते थे। लंबी दूरी तय करने वाले। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। बात है 1958 की। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था इन्होंने। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति यही बने थे। पहले भारतीय तो थे ही, पहले एशियाई व्यक्ति बन गए। 1958 में इन्होंने ये कारनामा किया। 1959 में भारत सरकार ने इनसे प्रभावित होकर इनको पद्म श्री से सम्मानित किया, जो कि भारत सरकार का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। फिर कुछ टाइम बाद में उन्होंने 1966 में पनामा नहर को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर पार किया था। पनामा नहर को तैरकर पार किया, बहुत बड़ी बात है ये, तैरकर पार किया। और जैसे हम बात करते हैं कितने किलोमीटर की है ये, 77 किलोमीटर की लंबाई थी वो। और फिर इनको फिर अगले साल 1967 में भारत सरकार के द्वारा तीसरे नागरिक सम्मान
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, इन्होंने कई चैनल्स को पार किया था। और जब हम इंग्लिश चैनल की बात कर रहे होते हैं तो इस इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए इन्होंने कितना टाइम लगाया था? लगभग 14 घंटे 45 मिनट का समय लगा इनको। 14 घंटे 45 मिनट, यानी कि पौने 15 घंटे में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर दिया था। ऐसे निडर साहसी तैराक थे मिहिर सेन। आज इनकी जयंती है, हम इनको शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके इस साहसिक कार्य को भारतीय नौसेना द्वारा सहायता भी प्रदान की गई थी। और ज्यादा आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। 7 समुद्र पार करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कहे जाते हैं ये। ठीक है, आपने सॉन्ग ही सुना होगा, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। लेकिन ये वास्तव में थे 7 समुद्रों को पार करने वाले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है घनश्याम दास बिड़ला। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। आज इनकी भी पुण्यतिथि है, हम इनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 10 अप्रैल 1884 को इनका जन्म हुआ था राजस्थान के पिलानी क्षेत्र में। पिलानी कहां पर है? आप कहेंगे राजस्थान में है ये। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 11 जून 1983 को, मुंबई महाराष्ट्र में। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझने में आसानी भी हो जाएगी। घनश्याम दास बिड़ला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। तो जल्दी से बताएंगे। पहला पॉइंट पढ़ के देखो। घनश्याम दास बिड़ला भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिड़ला समूह के संस्थापक थे। तो आप कहेंगे जी हां, ये बात ठीक लिखी हुई है, पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, घनश्याम दास बिड़ला ने बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, जिसे हम बिट्स पिलानी के नाम से जानते हैं, इन्होंने बिट्स पिलानी की स्थापना वर्ष 1929 में की थी, एक इंटर कॉलेज के रूप में। अभी तो बिट्स पिलानी एक नया नाम है, एक ब्रांड है ये बिट्स पिलानी। ठीक है, इट जो बात करते हैं बिट्स पिलानी की, अलग अलग ब्रांचेस भी हैं। एक तो पिलानी राजस्थान में ही होगी, दुबई में भी है, गोवा में भी, हैदराबाद में भी और मुंबई में। ये इनकी ब्रांचेस हैं, बिट्स पिलानी की ब्रांचेस। एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। PhD कर सकते हैं आप, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बिट्स पिलानी आज एक ब्रांड है जिसको कभी कॉलेज, इंटर कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, आज एक यूनिवर्सिटी के रूप में ये स्थापित है। बहुत ही एक विस्तार इन्होंने किया है अपने इस क्षेत्र में। घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा लिखित रचनाएं रुपए की कहानी, इन द शेडो ऑफ महात्मा, यानी कि महात्मा का संदर्भ यहाँ पे क्या है समझ सकते हैं, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी के साथ में भी इनका संबंध था, अच्छे संबंध थे इनके। जब महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी ताकि सभी समाज के अंदर एक समरसता लाई जा सके, तो उस हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी बने थे 1932 में। तीसरा पॉइंट भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, सारे के सारे ही पॉइंट इन्होंने ठीक लिखे हुए हैं। अगर आपने ऑप्शन टिक किया है ऑल ऑफ द अबो, तो आप कहेंगे बिल्कुल। महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे, अच्छे सलाहकार, एक अच्छे प्रशंसक, एक अच्छे सहयोगी। ठीक है, और 1957 के आसपास में इनको क्या दिया गया था? इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण। ठीक है, चौथे नंबर का है पद्मश्री, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण और पहले नंबर का भारत रत्न। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। बिट्स पिलानी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा, बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है, आप चेक कर सकते हैं। इनकी हैदराबाद ब्रांच भी है, गोवा में भी ब्रांच है, दुबई में भी ब्रांच है और मुंबई में भी ब्रांच है। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जानने के लिए। आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लीला नाग।
इनको लीला नाग रॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये संविधान सभा की सदस्य रहीं, संविधान सभा की महिला सदस्य। जब हम संविधान सभा की बात करते हैं, यही वो संविधान सभा है जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को तैयार किया था। इस संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो बात है ये 9 दिसंबर 1946 की। उस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सीनियोरिटी के आधार पे अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, क्योंकि उम्र में ये सबसे बड़े थे। परंतु इनको परमानेंट नहीं बनाया गया। 2 दिन बाद में फिर से संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना। उसी संविधान सभा में लीला नाग रॉय भी महिला सदस्य थी। जब आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत की संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो आप कमेंट में बताएंगे कि कितनी महिलाएं उस संविधान सभा की सदस्य थी। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ज्यादा मुश्किल है नहीं, बड़ा सिंपल सा है ये। अगर आपने लिखा होगा ना 15, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक बताया है आपने। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। उनके नाम अगर देखे जाएं तो विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और सरोजनी नायडू, जिनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, इनको भारत की कोकिला की उपाधि किसने दी थी, तो नाम आता है महात्मा गांधी का। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। ठीक है ना। और सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधान, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नाग रॉय, इन्हीं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इनकी क्या है, आज पुण्यतिथि है, तो हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक सेकंड, आज हम इनकी बात कर रहे हैं। मालती चौधरी, दुर्गा भाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम आजाद रसूल, अम्मी स्वामीनाथन। तो इस प्रकार ये 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में से एक नाम आता है किनका, तो नाम आता है लीला नाग रॉय का। सिंपल सी बात है, आज इनकी क्या है, पुण्यतिथि है। हम इनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बढ़िया आप सभी का। और जैसे बात करते हैं, हमारी इस कक्षा का ये दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इनकी आपको पीडीएफ कक्षा में यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना है EduRohit24, और एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। अगर आपको इस कक्षा का दूसरा भाग भी पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब EduRohi24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।